हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बैंकर्स हब में, जहां आपको बैंक से संबंधित कार्यों की जानकारी मिलती है। फ्रेंड्स, आज हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की मल्टीपर्पज़ एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं और इसे किस प्रकार हम भर सकते हैं। फ्रेंड्स, मल्टीपर्पज़ मीन्स कई कार्यों के लिए एक ही फॉर्म की ज़रूरत है, जिससे कि भर के हम अपने कई काम एक साथ निपटा सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, जानते हैं इसे हम। तो फ्रेंड्स, यह हमारा मल्टीपर्पज़ एप्लीकेशन फॉर्म है एसबीआई का। तो फ्रेंड्स, पहले हम अज्यूम कर लेते हैं कि एक्स हमारा एप्लीकेंट है, एम हमारा जो भी ब्रांच है उसके बारे में बताया गया है और बाकी डिटेल उसके अनुसार हम फिलअप करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस स्पेस पर हम ब्रांच का नाम डालेंगे, यानी हमारा ब्रांच का नाम एम है तो हम एम डाल देंगे। डेट, जो भी तारीख है वो आपको पता होगी, वो आप डाल सकते हैं। नेम, यहाँ पे कस्टमर का नाम पूछा जा रहा है तो यहाँ हम एक्स डाल देते हैं, कस्टमर का नाम। अकाउंट नंबर, फ्रेंड्स मान लीजिए अकाउंट नंबर 1 2 3 4 है तो हमारा अकाउंट नंबर जो है वो 1 2 3 4 इसमें हम डाल देंगे। मोबाइल नंबर, जो भी हमारा मोबाइल नंबर है वो हमें डालना है। इसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ से आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 करके बताया गया है कि कौन कौन से काम आप इस मल्टीपर्पज़ एप्लीकेशन फॉर्म से फिलअप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें पहला है चेंज ऑफ मेलिंग एड्रेस। फ्रेंड्स, मेलिंग एड्रेस चेंज करने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास डॉक्यूमेंट हो जो कि आपका नया एड्रेस हो उसका, क्योंकि वह इस फॉर्म के साथ जमा होगी। फ्रेंड्स, यह आपका एक एप्लीकेशन फॉर्म हो गया, लेकिन अपडेट एड्रेस अपडेट करने के लिए आपका एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। अब वो फ्रेंड्स, अगर बैंकों की बैंक स्टेटमेंट है तो वो भी चल सकता है, पानी बिल, बिजली बिल ये सब हैं वो चल सकते हैं, आधार कार्ड अगर नया बना है वो चल सकता है। एवं फ्रेंड्स, अगर आप कहीं दूसरी जगह ट्रांसफ़र होते हैं और वहाँ पे आपका रूम एग्रीमेंट है तो उसे भी एज एन एड्रेस प्रूफ काउंट किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, जो पहला है इसे हम टिक करके अपना मेलिंग एड्रेस चेंज कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा है फ्रेंड्स डेबिट कार्ड या पिन नंबर, अगर हमें नहीं मिला है तो उस पर ऐसे केस में हम इसे ले सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर पिन नंबर नहीं मिला है तो आप ये एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है, आप किसी भी एसबीआई के एटीएम में जा सकते हैं और वहाँ से अपना पिन कोड आप बना सकते हैं। किंतु अगर एटीएम कार्ड आपको नहीं मिला है, डेबिट कार्ड, और या फिर अगर गुम हो गया है तो ऐसे केस में नया एटीएम कार्ड इशू करने के लिए आपको यह फिलअप करके देना पड़ेगा। दोस्तों, नए एटीएम कार्ड इशू कराने के लिए भी एक एप्लीकेशन फॉर्म लगता है तो वो इसके साथ ही देना पड़ेगा। फ्रेंड्स, अगर आप डुप्लीकेट एटीएम कार्ड लेते हैं तो ऐसे में आपको कुछ चार्जेस लगेंगी, वह बैंक टू बैंक वैरी करती हैं। जनरली फ्रेंड्स 236 रुपये यानी 200 प्लस जीएसटी लगता है डुप्लीकेट एटीएम चार्ज लेने में। इसके बाद फ्रेंड्स, अगर आपको स्टेटमेंट लेना हो तो स्टेटमेंट के लिए आपको डेट डिफाइन करने पड़ेंगे कि किस डेट से किस डेट तक चाहिए। अगर आपका करंट अकाउंट है तो ऐसे में आपको आसानी से स्टेटमेंट मिल जाता है, किंतु अगर सेविंग अकाउंट है तो ऐसे केस में हो सकता है कि आपसे कुछ चार्जेस लिए जाएं, क्योंकि सेविंग अकाउंट के पासबुक क्रिएट होते हैं और उसी में उनकी एंट्री होती है। अगर आपको अलग से स्टेटमेंट चाहिए तो ऐसे में हो सकता है कि कुछ चार्जेस आपको पे करने पड़े, अन्यथा आप इंटरनेट बैंकिंग ले सकते हैं और वहाँ से आप स्टेटमेंट अपना निकाल सकते हैं। इसके बाद पांचवा है दोस्तों चेकबुक रिक्वेस्ट। अगर आपको नया चेकबुक चाहिए तो ऐसे में आप मल्टीपर्पज़ एप्लीकेशन फॉर्म भरकर नए चेकबुक के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद छठा है दोस्तों इंटरनेट बैंकिंग। अगर आपको इंटरनेट बैंकिंग चाहिए तो आपको यह एप्लीकेशन फॉर्म भर करके अपने ब्रांच में जमा करना पड़ेगा। वहाँ से फ्रेंड्स आपको जो इंटरनेट बैंकिंग का यूजर आईडी है वह आपको प्राप्त हो जाएगा। इसके अलावा जो पासवर्ड है वो आपको बता दिया जाएगा, आप उसे चेंज कर सकते हैं और अपने अनुसार जो भी आपका पासवर्ड होगा वो आप बना सकते हैं। उसके बाद आता है फ्रेंड्स एटीएम कंप्लेन। अब फ्रेंड्स, कई बार होता है कि हम एटीएम में काउंटर पे जाते हैं और वहाँ पे हमारा जो एटीएम है वह या तो पैसे ट्रांसफ़र नहीं हो पाता है और या पैसे में निकल नहीं पाते हैं, पैसे मिल नहीं पाते हैं या कुछ ना कुछ दिक्कत हो जाती है। तो ऐसे केस के लिए भी यह एप्लीकेशन फॉर्म एलिजिबल है। इसमें आप देख सकते हैं दोस्तों कि 3 भाग इसमें दिए गए हैं। अकाउंट डेबिटेड ट्वाइस फॉर रुपीज़, अब अगर 2 बार पैसे कट गए लेकिन आपको मिला एक ही बार तो आप इसका कंप्लेन कर सकते हैं। आपने कुछ पैसे निकाले हैं और वो पैसे आपको नहीं मिले हैं लेकिन आपका अकाउंट डेबिट हो गया है तो ऐसे केस में भी आप कंप्लेन कर सकते हैं इसके थ्रू। और अगर आपने विड्रॉल किया है कुछ और आपको मिला कुछ है, यानी आपने 500 का विड्रॉल किया और आपको 100 रुपये मिल पाए हैं, तो ऐसे इन केसेस में आप ये एप्लीकेशन फॉर्म भर करके बैंक में जमा कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, अगर आपका चेकबुक कहीं खो जाता है या कुछ हो जाता है तो ऐसे केस में आप अपने अकाउंट में या उस चेक को एक तो आप स्टॉप करा सकते हैं और अथवा आप अपने अकाउंट पे भी आप होल्ड लगवा सकते हैं। ये आपके ऊपर निर्भर करता है।
के बाद आता है दोस्तों अकाउंट क्लोजर रिक्वेस्ट। फ्रेंड्स, अगर आप अकाउंट बंद करते हैं 14 दिनों के, अकाउंट खुलने के 14 दिनों के अंदर, तो ऐसे में आपको कोई चार्जेस नहीं पे करने पड़ेंगे। किंतु अगर 14 दिनों के बाद, और कई बैंकें 6 महीने और कई बैंकें 1 साल की देती हैं टाइमलाइन, अगर इस बीच में बंद होता है तो ऐसे में कुछ चार्जेस आपके अकाउंट से कटेंगे। वो जनरली 100+ GST होते हैं पब्लिक सेक्टर बैंकों में। प्राइवेट बैंकों में फ्रेंड्स ये ज़्यादा हो सकते हैं। और इसके साथ ही जो पासबुक है या चेकबुक है या फिर एटीएम कार्ड है वह जमा करने पड़ेंगे। इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आप जमा कर सकते हैं और आपका अकाउंट क्लोज हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स 10th पॉइंट है इसमें, फॉर ट्रांसफ़र ऑफ अकाउंट। अगर आप अपने अकाउंट को इस ब्रांच से किसी और ब्रांच में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो ऐसे में ये एप्लीकेशन फॉर्म एलिजिबल है। इसके बाद फ्रेंड्स 11th ऑप्शन है रिक्वेस्ट फॉर बैलेंस सर्टिफिकेट। अगर आप बैलेंस सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं अपने अकाउंट का तो आप इस ऑप्शन पे टिक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, बैलेंस सर्टिफिकेट होता है कि इस टाइम पे आपके अकाउंट में कितने बैलेंस है, यह बैंक लिख करके सर्टिफाई करके देती है कि हाँ आपके अकाउंट में इस टाइम पे इतने के पैसे हैं, और आपका सिग्नेचर जो है वह वेरीफाई होता है बैंक के द्वारा। फ्रेंड्स, बैलेंस सर्टिफिकेट मेनली उस समय यूज होता है जब आप किसी और बैंक से लोन लेते हैं, तो ऐसे में जो अगला बैंक जो आपको लोन दे रही है वह वेरीफाई करना चाहती है कि हाँ आपके अकाउंट में बैलेंस होते हैं और आपका सिग्नेचर जो है वो जो आपने वो चेक दिया है वह मैच हो रहा है या नहीं सिग्नेचर। इसके लिए बैलेंस सर्टिफिकेट यूज होता है। फ्रेंड्स, इसके बाद आता है 12th नंबर, ऐड नेम इन माई सेविंग अकाउंट। फ्रेंड, इसमें आपको अपने अकाउंट नंबर लिखना है। यानी मान लीजिए अकाउंट नंबर 1 2 3 4 है। एडिशन नेम, एक्स के साथ आप वाई जोड़ना चाहते हैं, एक्स कुमार जोड़ना चाहते हैं तो यहाँ आप कुमार लिख सकते हैं। मोड ऑफ ऑपरेशन, मोड ऑफ ऑपरेशन होता है कि दोस्तों कि इस अकाउंट को कौन चलाएगा, तो यानी आप अकेले चला रहे हैं तो यह सिंगली ऑपरेटेड होगा। और रिलेशनशिप विद अकाउंट होल्डर, अगर कोई और का नाम जुड़ रहा है तो ऐसे में अकाउंट मतलब किसके साथ चलेगा, तो अदर सर्वर के हो सकता है। यहाँ फ्रेंड्स सिग्नेचर ऑफ कस्टमर होंगे तो कस्टमर यानी एक्स का अपना सिग्नेचर होगा। अगर SMS फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करना है बैंक से तो आप अपना मोबाइल नंबर और अकाउंट नंबर यानी 1 2 3 4 अकाउंट नंबर, अपना मोबाइल नंबर आप डाल सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर कोई और भी आप से एप्लीकेशन कहा जाता है लिखने के लिए तो आप नीचे में वह चीज़ दे करके अपना यह एप्लीकेशन दे सकते हैं। फ्रेंड्स, इसमें कई जगह लिखा गया है प्लीज़ डेबिट द एप्लीकेशन चार्जेस, यानी जो भी अगर चार्जेस काटते हैं तो यह एक प्रूफ हो जाएगा कि हाँ आपके द्वारा यह सहमति दी गई है चार्जेस काटने के लिए। फ्रेंड्स, नीचे में आपको सिग्नेचर ऑफ कस्टमर यानी हमारा एक्स है तो एक्स यहाँ पर साइन करेगा, और उसके नीचे फ्रेंड्स ये ऑफिशियल वर्क के लिए है। तो इस प्रकार से आप मल्टीपर्पज़ फॉर्म जमा करा सकते हैं। फ्रेंड्स, इसमें अगर 2-3 काम है आपके, यानी मोबाइल नंबर जुड़वाना है, SMS फैसिलिटी चाहिए और चेकबुक चाहिए, तो आप तीनों को टिक करेंगे। और अगर आपको सिर्फ एक काम है तो आप सिर्फ एक को टिक करके आप अपना काम आसानी से करवा सकते हैं। तो यह था फ्रेंड्स SBI का मल्टीपर्पज़ फॉर्म एप्लीकेशन फॉर वेरियस वर्क के लिए। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। शुक्रिया फ्रेंड्स।